रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट वन की अकाउंटिंग के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी एडीसी पार्ट वन के एग्ज़ाम्स देंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और पार्ट वन बहुत सारे पार्ट टू के जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनका पार्ट वन का अकाउंटिंग का पेपर रुक गया, जाहिर सी बात है उनको भी पार्ट वन की अकाउंटिंग का पेपर देना होगा। तो उस हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, आपको पेपर करने की टेक्निक बताऊंगा, आपको मैं वो टिप्स एंड गाइडेंस दूंगा जिसकी मदद से आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। जाहिर सी बात है हर बंदा ये चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका 100 मार्क्स का अकाउंटिंग का पेपर है तो 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए आपके, अगर आप पेपर पूरा करके आते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स हैं, जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के 90 प्लस मार्क्स भी आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जिन टिप्स और गाइडेंस जो मैं उन्हें देता हूँ वो उसे फॉलो करते हैं, तो आपके भी ये मार्क्स आ सकते हैं अगर आप उन्हीं टिप्स एंड गाइडेंस को फॉलो करें जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो अगर हम अकाउंटिंग के टॉपिक्स की बात करें तो आपकी अकाउंट पार्ट वन की जो अकाउंटिंग है, आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चन। आपके टॉपिक्स में आपके वर्कशीट होती है, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज होती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वाउचर सिस्टम, इशू आपका वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपकी डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक होता है। पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स होते हैं जिनको मिला, जिनमें से कोई एक चैप्टर आपका पेपर में आता है। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कि आपने कवर करने होते हैं और अब जाहिर सी बात है हर टॉपिक में से सवाल आने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इसी कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करें अपनी अकाउंटिंग की ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। देखिए, जो सबसे पहले जिस टॉपिक को आपने फोकस करना है वो टॉपिक आपका 40 मार्क्स आपको दिलवाएगा, यानी 40 मार्क्स का आपको उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, और वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका वर्कशीट आता है, दूसरा आपकी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आती है। दोनों ही क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम इसको एक टॉपिक अज्यूम करते हैं। अगर आप ये एक टॉपिक कर लेते हैं, यानी इसमें आप वर्कशीट बनाना भी सीख लेते हैं और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाना भी सीख लेते हैं, तो आप आराम से अपने 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपका वर्कशीट का क्वेश्चन आता है, वर्कशीट कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कशीट के बजाय वो आपसे कहता है कि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाएं। और जाहिर सी बात है अगर आपने क्लासेस ली है, आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वर्कशीट करने से पहले ही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको टीचर पढ़ाता है, क्योंकि वर्कशीट में आपका एक कॉलम इनकम स्टेटमेंट का होता है और एक कॉलम बैलेंस शीट का होता है। तो जब तक आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अलग से बनाना नहीं सीख लेते, वर्कशीट आप नहीं मतलब बना सकते। बना भी सकते हैं लेकिन उसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्कशीट और एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग एंड ओपनिंग, ये 4 एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज वैसे भी आपको आनी चाहिए, जब आप वर्कशीट बनाएंगे या इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पर भी आपको एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आपको बनाने आती हैं तो ही आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या वर्कशीट आराम से बना सकते हैं। अब एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आपको नहीं आती, उसके लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज के 4 से 5 वीडियोस मौजूद हैं। अगर कोई एडजस्टिंग एंट्रीज सीखना चाहता है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज का की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं वर्कशीट, तो आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ ही क्लोजिंग एंट्रीज आती है और रिवर्सिंग एंट्रीज एंड आपकी ओपनिंग एंट्रीज भी आती है। ये चारों एंट्रीज एक साथ जरूर नहीं कि आए, हो सकता है कि एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग सिर्फ आपसे कह दे, या एडजस्टिंग क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग आपसे कह दे, या एडजस्टिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज आपसे कह दे। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग तो साथ आती हैं, लेकिन जो उसके साथ रिवर्सिंग एंड ओपनिंग कभी आती हैं और कभी नहीं आती हैं, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और एक ही क्वेश्चन के दोनों एक ही क्वेश्चन डेटा एक ही गिवन होता है, दोनों क्वेश्चन आपको उसी डेटा से अक्सर वो पूछ लेते हैं, यानी एक डेटा दे दिया, यानी एक ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया, उसी से वर्कशीट बनाए, उसी से एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री बनाए, तो आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। ये करने के बाद जो दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है इसके बाद, वो है डेप्रिसिएशन का टॉपिक। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकालते हैं। फिर आपके 5 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, सम ऑफ द ईयर्स, यूनिट्स मेथड, आवर्स मेथड, ये आपने 5 करने होते हैं। आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें से कौन सा मेथड अहम है। देखें,
अकाउंटिंग के पेपर में कोई ये नहीं आपको बता सकता कि जी ये वाला मेथड आएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि कोई सा भी मेथड आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस और सम ऑफ द ईयर ज़्यादा आते हैं। आवर्स और यूनिट्स कम आते हैं, लेकिन आसान है, आपको पांचों मेथड आने चाहिए। इसके अलावा आपका सेल ऑफ मशीन वाला केस, एक्सचेंज ऑफ मशीन वाला केस, और आपका डिस्पोजल ऑफ मशीन या रिटायरमेंट ऑफ मशीन वाला केस भी आप, ये तीनों केसेस में से पेपर में आ सकता है, या कोई दो केसेस आ सकते हैं, इसको आपने करना है। जो एक्सचेंज ऑफ मशीन वाला केस है, उसमें अक्सर वो आपसे गेन और लॉस को रिकग्नाइज ना करने के लिए कहते हैं, यानी कि गेन और लॉस इज नॉट टू बी रिकग्नाइज, तो वो वाली एंट्री भी आपको आनी चाहिए। अक्सर वो पेपर में आ जाती है कि गेन और लॉस जो भी आपको एक्सचेंज ऑफ मशीन पे हुआ है, वो आप उसको रिकग्नाइज नहीं करना है, उसको एंट्री में शो नहीं करना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, वो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का, जिसमें बैड डेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें दो मेथड आते हैं आपके। एक आपका इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होता है, दूसरी आपकी बैलेंस शीट अप्रोच होती है। इसके अलावा एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल के मुख्तलिफ परसेंटेजेस मुख्तलिफ एजिंग ग्रुप के हिसाब से आपको अप्लाई करनी होती है। टॉपिक आसान है, इतना लेंथी नहीं है ये वाला, तो इसको भी आपने पक्का करना है। अगर आप ये तीन टॉपिक कर लेते हैं, आपके 80 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं पेपर में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पेपर में आता है, वो उसमें क्या है कि ऑप्शन है, कि ऑप्शनल है, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या वाउचर सिस्टम। दोनों पेपर में एक साथ 90% नहीं आते, मतलब 90% ये होता है कोई एक आता है, यानी या तो बैंक रिकन्सिलिएशन आता है या वाउचर सिस्टम। बैंक रिकन्सिलिएशन के आने के चांस 70% होते हैं और वाउचर सिस्टम के 30% होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों ही आगे ए और बी करके, यानी ये दोनों बेसिकली क्या है कि आपस में एक साथ नहीं आते, बहुत कम ऐसा हुआ है, और हुआ भी है तो ए और बी करके आए हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन चूंकि आप कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, अगर कॉमर्स आपने ली थी तब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाउचर सिस्टम अगर आपको मुश्किल लगता है, नहीं समझ में आता, तो आप उसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा उसको, वो बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो वो भी आप कर लें। तो उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, आपको जस्ट जर्नल बनाना होता है, आपको चेक बुक रजिस्टर एंड वाउचर रजिस्टर बनाना होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको पता है कि दोनों जो आपके बैंक अकाउंट और कैश बुक का बैलेंस होता है वो टेली करना होता है बेसिकली। उस पर भी वीडियो मेरी मौजूद है, अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि उस पर आप क्लिक करके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का तरीका और इम्प्रूव कर सकते हैं या सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स की। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो आपको करेक्शन ऑफ एरर्स की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कभी कभी आपका करेक्शन ऑफ एरर्स भी आ जाता है, जिसमें या तो आपने गलत एंट्री की होती है, उसको ठीक करना होता है, या आपने अमाउंट गलत ली थी एंट्री में, अब उसको ठीक करना होता है। लेकिन ये भी कभी कभार आता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वो आपका हर साल पेपर में आता है, जिसमें बहुत सारे मेथड है। आसान टॉपिक है आपका, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, परपेचुअल से भी और पेरियोडिक से भी। इसके अलावा आपके सम ऑफ द सॉरी इसके अलावा आपका जो है वो रिटेल प्राइस मेथड है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट मेथड है, ठीक है ना। ये मैं आपको जो टॉपिक, जो मैंने आपको ये मेथड्स के नाम बताए, ये सारे मेथड्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये वाला टॉपिक अगर आपको आसान लगता है तो आप करें, ठीक है। अगर कोई कहता है ये बहुत लेंथी टॉपिक है, मैं सारा नहीं कर सकता, तो इसमें आपने परपेचुअल और पेरियोडिक के फीफो, लीफो और एवरेज मेथड, ये तो पक्का करना ही करना है। इसके अलावा जो बाकी मेथड, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है या रिटेल प्राइस मेथड है, आपको अगर नहीं समझ में आता, नहीं आपने किया हुआ, तो उसको आप छोड़ दें, पेपर में वो कम आता है। लेकिन पेरियोडिक एंड परपेचुअल दोनों में फीफो, लीफो और एवरेज मेथड, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसको आपने पक्का करना है। अगर आप ये 6 टॉपिक्स कर लेते तो आपका पेपर हो जाता है। देखिए ना, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 40 मार्क्स ले लिए, डेप्रिसिएशन 60 मार्क्स हो गए, अकाउंट रिसीवेबल 80 मार्क्स हो गए, बैंक रिकन्सिलिएशन या वाउचर सिस्टम 100 मार्क्स हो गए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपके हो गए 120, यानी आपके एक एडिशनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। पार्टनरशिप की प्रैक्टिस आप ना करें, ये मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप अगर आपको आसान लगता है कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपके 5 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप में, फॉर्मेशन, रिटायरमेंट, एडमिशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिक्विडेशन। अगर आप ये 5 की प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में कोई एक आएगा, यानी एक सवाल करने के लिए आपको 5 चैप्टर्स को सीखना होगा। तो इससे बेहतर है कि ये सारी एफर्ट्स, ये सारी एनर्जी हम दूसरे टॉपिक्स पे लगा दें, क्योंकि वो तो आने ही आने सारे के सारे, इसमें तो कोई पता नहीं कौन सा आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एडमिशन या लिक्विडेशन आता है, और भी आए हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस एडमिशन या लिक्विडेशन के होते हैं। पांचों नहीं कर सकते, आप ये 2 कर लें। लेकिन मेरा मशवरा है कि पार्टनरशिप को बिल्कुल स्किप कर दें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, आप जो है वो अपनी एनर्जी एडिशनली वेस्ट नहीं करना चाहते, आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है।
अब पेपर को करने की मैं टेक्निक बताता हूँ, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपने अकाउंटिंग में कभी भी जब आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमेशा जो भी आपका टोटल आता है ना, जैसे इनकम स्टेटमेंट आपने बना दी, बैंक रिकन्सिलिएशन बना दी, उसके साथ रुपीस लाजमी आप लिखा करें। उसके नंबर कटेंगे अगर आप नहीं लिखेंगे। इस तरीके से जो कॉलम होते हैं, कॉलम में डेबिट क्रेडिट है या जो भी कॉलम के नाम है, उसमें भी अपने रुपीस लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना, RS ब्रैकेट में लिखना चाहिए। हमेशा प्रॉपर टाइटल हो कंपनी का नाम, उसके नीचे स्टेटमेंट का नाम, फिर फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन। देखिए, जो बैलेंस शीट बनती है या बैंक रिकन्सिलिएशन, वो एज ऑन करके लिखी जाती है, और अगर इनकम स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, या ऐसी कोई और स्टेटमेंट बनती है, तो फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ एंडेड करके बनती है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो भी लाइंस आप लगाते हैं, चाहे टी अकाउंट बना रहे हैं या कोई भी आप कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो पेंसिल से लगानी है। उसकी आप जो हेडिंग्स है वो ब्लैक पेन से, और अंदर का जितनी भी पोस्टिंग करेंगे वो आप ब्लू पेन से करें। अगर आप प्रॉपर नाम कंपनी का हेडिंग्स वगैरह नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसी तरीके से अगर आप कुछ क्वेश्चन अकाउंटिंग का कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें, न्यू पेज से स्टार्ट करें। जब आप वर्कशीट करें तो वर्कशीट को आमने सामने ऐसे पेजेस पे करें। उनको 10 कॉलम होती है, तो दोनों पेजेस जो आमने सामने हो उन पे करें। अगर आप वर्कशीट शुरू कर रहे हैं और सिर्फ राइट वाला पेज आपका खाली है, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाए और वहाँ पे आमने सामने करें। जो पीछे आपने पेज छोड़ा उसको पेंसिल से एक सिंगल लाइन लगा देनी है, क्रॉस कर देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि जी ये। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दो पेजेस छोड़ के फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। वो एक दो पेजेस छोड़ने से क्या होता है, चेकर को कभी कभी लगता है कि इसका पेपर यहीं तक है, आगे इसने कुछ नहीं किया हुआ, तो वो पेपर पूरा चेक ही नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब भी आप छोड़ेंगे कोई पेज, आपने उसको पेंसिल से क्रॉस करना है, ठीक है। हमेशा सबसे आसान सवाल से शुरू करें। आप पूरा पेपर पढ़ लें, जो आपको सबसे ईजी लगता है वो क्वेश्चन करें। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आवर का आपका पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास आधा घंटा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपका 3 घंटे का जो पेपर है, आप उसको 3 घंटे का कभी भी ना समझे, उसको आप 2.5 घंटे का समझे। बिकॉज आपको पेपर मिलता है, आप पढ़ते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसका फ्रंट पेज फिलअप करते हैं, तो इसमें आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए कभी भी आप पेपर को 3 घंटे का अज्यूम ना करें। आप हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए, टाइम सेफ्टी के लिए, आप 2.5 घंटे का पेपर अज्यूम करें। इस हिसाब से अगर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट होगी, वो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होंगे। तो 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू सॉल्व वन क्वेश्चन। तो अगर आप आधे घंटे का मार्जिन रख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी घड़ी को भी साथ साथ देख रहे हैं कि ठीक है जी, मैं टाइम के मुताबिक चल रहा हूँ, तो आप 2.5 से 3 घंटे में पेपर करके बाहर आ जाएंगे। जब आप पेपर कर लें, एक दफ़ा उसको देख लें अच्छी तरीके से, कोई आपने मिस्टेक ना की हो, कोई इसमें आपने कोई गलती ना की हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो दो तरीके होते हैं, या आप वाइटो लगाते हैं या उसको क्रॉस करके सही लिख देते हैं। दोनों तरीके ठीक है। कभी भी आप उसको ओवर राइटिंग ना करें। अगर आपने 3 लिखा है, उसको 2 करना है, तो हम क्या करते हैं, 3 को ऐसे गंदा करके 2 कर देते हैं, वो गलत है, उसमें मार्क्स कटते हैं। या तो आप उसको वाइटो करके 2 करें, या आप उसको क्रॉस लगाएं एक। अगर वाइटो नहीं है आपके पास या रिमूवर नहीं है आपके पास, आप उसको क्रॉस लगाएं पूरी अमाउंट को और उसके ऊपर सही अमाउंट लिख दें, ये भी ठीक है। कभी भी उसको ओवर राइट नहीं करना है, ठीक है। ओवर राइटिंग से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो ये कुछ टिप्स मैंने टाइम के हवाले से बताई आपको, कॉलम ड्रॉ करने के हवाले से बताई, ठीक है ना, कि किस तरीके से करना है। और आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। अगर आपको जो सवाल सबसे आसान लगता है वो पहले करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से 2.5 घंटे में हो जाएगा।